हेलो, क्या हाल चाल है? ठीक है। आइए ज़रा सा हम बात करें आज फिर से ट्रांसफार्मर की। और ट्रांसफार्मर में लास्ट टर्म में जब हमने लेक्चर दिया था तो उस वक्त हम लोगों ने ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट की बात की थी और हम लोगों ने रेफर किया था। किसको रेफर किया था? तो लो वोल्टेज क्वांटिटी को हाई वोल्टेज क्वांटिटी की तरफ और हाई वोल्टेज क्वांटिटी को लो वोल्टेज क्वांटिटी की तरफ रेफर किया था, जिससे हमारी सिंपल सी एक सी बात है कि हमारी कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाती है। सबसे अच्छी बात होती है कि हमारी कैलकुलेशन जो है वो सिंपल हो जाती है, और जब आपकी कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है तो आपको फिर सॉल्व करना बहुत आसान होता है, एक्यूरेट रिजल्ट तक पहुंचना आसान होता है ना। मतलब वी आर मूविंग टुवर्ड मोर एक्यूरेट रिजल्ट। अब यहां पर सबसे एक मजेदार बात है, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और वो हम लोगों को यहां पर सीखना पड़ेगा। एक कि हम फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, दूसरा कि इस इक्विवेलेंट सर्किट से वोल्टेज रेगुलेशन कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। वोल्टेज रेगुलेशन किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इंपॉर्टेंट वो इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेगुलेशन जितनी ज्यादा होगी उस ट्रांसफार्मर को हम उतना ही बुरा कहेंगे। दैट इज द वर्स्ट ट्रांसफार्मर विथ मोर वोल्टेज रेगुलेशन। जिस ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी ज्यादा होगी उसको हम उतना ही बढ़िया ट्रांसफार्मर कहेंगे। एफिशिएंसी अगर ज्यादा है तो लॉसेस अपने आप कम हो जाते हैं। And we are very surprised and we must be very happy that we can achieve the efficiency of transformer up to 99.19, 99.2%, 99.4%. Not 100%, but we are very, very close to 99 point something. Okay, so up to 99% efficiency we can get from a well designed transformer, right? तो अब हम बात करते हैं, तो थोड़ी सी हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के नोड ऑपरेशन की, थोड़ी सी बात करेंगे हम ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेगुलेशन की, और उसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के फेजर डायग्राम की। क्योंकि बहुत बारी ऐसा देखा गया है कि ट्रांसफार्मर के फेजर डायग्राम में थोड़ी सी कॉन्फिडेंस हमारी डवाडोल होती है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिला हुआ रहता है। बट आई एम डैम श्योर, आई एम टेलिंग यू वन थिंग कि इफ यू आर हैविंग बेसिक कंसेप्ट क्लियर, if you are having clear cut basic concept of inductor, resistor and voltage, current, power factor, so you would not have any problem to draw a well or to draw a clean phasor diagram of the transformer at any load, like lagging power factor load, leading power factor load or unity power factor load. So I'll try to discuss each and every case in detail. Okay, so now we start with our transformer. This is our topic and we are moving from where? Equivalent circuit. Equivalent circuit refer to secondary side, है ना? Okay, so अगर हम बात करते हैं यहां पर और हम ये कहें neglecting magnetizing branch of the transformer, magnetizing branch of the transformer, अगर हम ट्रांसफॉर्मर की मैग्नेटाइजिंग ब्रांच को नेग्लेक्ट कर दें तब क्या होगा? अगर हम नेग्लेक्ट कर दें और उसके बाद हमारे को मिले इक्विवेलेंट सर्किट, तो इक्विवेलेंट सर्किट हमने कहा कि दिस इज E2 और E2 क्या ES हमने लिया था, ES ले लिया हमने, दिस इज IS है ना, एंड दिस इज RE2 कहा था हमने, और ये हमने कहा था XE2 कहा था हमने, और दिस इज आवर V2 यानी कि लोड टर्मिनल वोल्टेज, एंड दिस इज योर लोड। तो थोड़ी थोड़ी हम बात करेंगे। ये IS सेकेंडरी करंट है और यही IS आपका लोड करंट भी होगा। सो IS इज इक्वल टू IL, चाहे आप इसको सेकेंडरी करंट कह लें, सेकेंडरी करंट, और अगर लोड करंट भी कहेंगे तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है, एम्पियर होगा। V2 जो होगा आपका लोड टर्मिनल वोल्टेज होती है, लोड टर्मिनल वोल्टेज, दिस इज लोड टर्मिनल वोल्टेज।
ठीक है। देखिए थोड़ी सी बात मैं आपको यहाँ पर आज बता दूं, बिकॉज इसको कैलकुलेट करने के बाद हम सीधा फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो आप लोगों को थोड़ा सा कुछ मालूम होगा, याद होगा, और आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को याद भी होगा। और वो याद ये रखना है आप लोगों को कि वोल्टेज करंट की जो रिलेशन होती है वो इंडक्टर रेजिस्टर में क्या होती है, बिकॉज अभी हम कैपेसिटर कंसर्न नहीं है, वो भी मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। देखिए ये आपका मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं कहां पर, तो ये रिकॉल करा रहा हूं मैं आपको क्लास 12th की, ठीक है। ये आपने क्लास 12th में पढ़ा था एंड दैट चैप्टर वाज एसी फंडामेंटल, ये आपने पढ़ा था वहां पर, ठीक है। एसी फंडामेंटल में आपको सिखाया गया था कि अगर हम रेजिस्टेंस लेंगे, फॉर रेजिस्टेंस वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन सेम फेज इक्वल टू आई, ठीक है। यानी कि वोल्टेज और करंट जो होगा वो सेम फेज में होंगे। और यहां पर अगर हम पावर फैक्टर की बात करेंगे, पावर फैक्टर, सो दिस इज cos 0 डिग्री एंड cos 0 डिग्री इज यूनिटी। पावर फैक्टर के बारे में ये कहा था, अगर आप लोग याद है तो वेल एंड गुड, और नहीं याद है तो फिर से मैं रिकॉल करा देता हूं। पावर फैक्टर इज द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। इसको इससे बढ़िया डेफिनेशन तो है ही नहीं, है ना, अगर प्रैक्टिकली देखें तो। क्योंकि एक हम पावर फैक्टर की जो हम बात करते हैं P इक्वल टू वी आई कॉस फाई, कि भाई एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय अपरेंट पावर इज इक्वल टू पावर फैक्टर, तो उसमें चकरा जाएंगे आप। जब आपको सर्किट दे दिया जाएगा और किसी सर्किट, पर्टिकुलर सर्किट की अगर आपसे कहा जाएगा कि तुम इसकी अगर पावर फैक्टर कैलकुलेट करो, तो वहां आप घूम जाएंगे, है ना, नहीं कर पाएंगे, वहां कंफ्यूजन होगा। बट अगर आप इसको याद रखते हैं कि पावर फैक्टर इज नथिंग बट कोसाइन ऑफ, पावर फैक्टर इज द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो किसी भी वोल्टेज और करंट के बीच की जो एंगल होती है उसका अगर हम कोसाइन ले लें तो जो वैल्यू मिलेगी दैट इज इक्वल टू पावर फैक्टर, ठीक है। पावर फैक्टर आपका लैगिंग भी हो सकता है, लीडिंग भी हो सकता है, यूनिटी भी हो सकता है, ठीक है, फाइन। आइए, तो ये हमारा रेजिस्टिव के लिए तो आपको आप मिल गया पावर फैक्टर यूनिटी, इसको बोलते हैं यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर। अगर हम इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर में वोल्टेज हमारा लीड करता है, करंट हमारा लैग करता है। तो अगर हमारा ये वोल्टेज है सो करंट हमारा कहाँ होगा, दिस इज, ठीक है। इसको अगर 90 डिग्री पर रोटेट कर दिया, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री, यानी कि आप क्या बोलेंगे, IL लैग्स VL बाय 90 डिग्री आप बोलेंगे। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि VL लीड्स IL बाय 90 डिग्री, ये भी कह सकते हैं, कहने में कोई बुराई नहीं है, ये भी आप कह सकते हैं। ऐसा ये वाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि वोल्टेज ही हमारा हर जगह रेफरेंस क्वांटिटी होती है। जहां भी हम बात करते हैं तो रेफरेंस क्वांटिटी की जब हम बात करते हैं तो हमारा वोल्टेज होता है, तो वोल्टेज को रेफरेंस लेते हैं तो फिर हम करंट के टर्म में डिफाइन करते हैं। सो करंट लैग करेगा तो इंडक्टर हो जाएगा, करंट लीड करेगा तो कैपेसिटर हो जाएगा, करंट वोल्टेज अगर सेम फेज में आ गया तो हमारा रजिस्टर हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए हम, बिकॉज हमारा रेफरेंस वोल्टेज क्वांटिटी मिल जाती है ऐसा। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि क्वेश्चनर क्या करेगा, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा और वो बोलेगा कि ना अब इस बार रेफरेंस आप लीजिएगा करंट को और अब बताइए कि आपका वोल्टेज कहाँ जा रहा है। तो रेफरेंस हम किसी भी एक क्वांटिटी को ले सकते हैं, कोई भी, चाहे आपका वोल्टेज हो चाहे करंट हो, किसी भी एक क्वांटिटी को रेफरेंस लेकर और अपने फिगर को आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अमूमन क्या होता है, बिकॉज सब पैरेलल में कनेक्टेड होती है, वोल्टेज हमारा कांस्टेंट होता है, तो हम इसको ये काउंट कर लेते हैं, है ना, कि VL और VL को वोल्टेज ले लिया, करंट को ही मूव करा दिया, तो यहाँ पर करंट की हम एंगल क्या होगा, नीचे लगाएगा, ये करंट नीचे। एक और आपको रोटेशन बता दूं आपको, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जब भी मेजर करते हैं तो पॉजिटिव थीटा को, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भी मेजर करते हैं निगेटिव थीटा को, याद रखिएगा। एंगल क्लॉकवाइज में आप मेजर करेंगे दैट विल बी नेगेटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे तो आपका पॉजिटिव होगा। तो इस बात को भी याद रखिएगा, इसको भूलने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आपने कह दिया कि भाई ये आपका इंडक्टर में करंट लैग करता है ना। पावर फैक्टर की बात कर लेते हैं। सो पावर फैक्टर इज 0 cos 90 एंड दिस इज इक्वल टू 0। कैसे निकाला, हमने क्या किया, हमने कहा कि वोल्टेज और करंट के बीच की एंगल कितनी है, 90 डिग्री, तो पावर फैक्टर कितना होगा, 0। इसीलिए कहा जाता है कि इंडक्टर इज वॉटलेस कंपोनेंट, है ना, ठीक, वॉटलेस कंपोनेंट है ये, इसके पास वॉट नहीं होता है। इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों के लिए कहा जाता है कि दीज आर वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, यानी कि ये आपका वॉट नहीं लेते, लेते क्या है, तो ये आपका रिएक्टिव पावर लेते हैं, VI sin phi लेते हैं, यानी कि रिएक्टिव पावर लेते हैं, है ना।
जिसको हम वार बोलते हैं, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, है ना, VAR बोलते हैं। तो ये हमारा रिएक्टिव पावर कंज्यूम करते हैं, एक्टिव पावर नहीं कंज्यूम करते हैं। तो एक्टिव पावर की यूनिट वॉट होती है, जिसको हम रियल पावर कहते हैं। तो एक्टिव पावर की यूनिट वॉट होती है, तो वॉट इनका 0 हो जाता है, तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिव पावर होता है। ठीक है। नाउ अगर हम कैपेसिटर की बात करें, यहीं पर अगर हम कैपेसिटर की बात कर लें, कैपेसिटर की बात भी यहीं पर हम खत्म करते हैं। तो कैपेसिटर के लिए हम क्या लेंगे, VC को ले लिया रेफरेंस, तो करंट हमारा कहाँ चला गया, IC, एंड दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। थोड़ा ऊपर बन गया, थोड़ा सा नीचे लेकर आइए इसको। ये आपका आ गया VC एंड दिस इज योर IC, और ये एंगल आपकी बन गई 90 डिग्री। तो हम क्या बोलेंगे, IC लीड्स VC बाय 90 डिग्री। यहां पर आपका cos 5 फिर से यहां पर cos 90 होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। और ये भी कह सकते हैं कि VC लैग्स IC कितने से, बाय 90 डिग्री। कुछ भी कह सकते हैं आप, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। तो चूंकि हम वोल्टेज को रेफरेंस लेते हैं, इसलिए हम करंट को ही कह देते हैं कि जहां करंट निगेटिव आ जाती है उसको लैगिंग कह देते हैं, जहां करंट पॉजिटिव आ जाती है उसको हम लीडिंग कह देते हैं, और जहां करंट की वैल्यू 0 आ जाती है हम उसको यूनिटी पावर फैक्टर कह देते हैं। ठीक है, ये हमारा नोटेशन है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। आइए हम यहाँ की बात करें अब। सो दिस इज V2। अब आपके पास एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लोड्स यू हैव। तो आपके पास एक लोड है, वो है लैगिंग पावर फैक्टर लोड, लैगिंग पावर फैक्टर लोड। ठीक है, और इसी को कहा जाता है इंडक्टिव लोड, इंडक्टिव लोड। और मैक्सिमम जो लोड्स होते हैं इस दुनिया में, जितने मैक्सिमम लोड्स होते हैं वो सब इंडक्टिव टाइप है। मैक्सिमम लोड्स आर ऑफ इंडक्टिव टाइप, ये भी लिख लीजिए, आर ऑफ इंडक्टिव टाइप, आर ऑफ इंडक्टिव टाइप। यानी कि आपका पंप हो गया, आपका सीलिंग फैन हो गया, आपका ट्यूबलाइट हो गया, जो ट्यूबलाइट में चोक लगती है, ये सब जहां भी कॉइल आ जाएगा, जहां कॉइल की बात आ गई वो आपका इंडक्टिव होगा, और इंडक्टिव होगा तो लैगिंग होगा। तो मैक्सिमम लोड्स जो आपको मिलेंगे, चाहे मोटर की वाइंडिंग होगी ये लैगिंग लोड, तो जहां भी आपको मैक्सिमम, आप एक ही बात दिमाग में रखो कि मैक्सिमम लोड जो अवेलेबल है दैट आर ऑफ नेचर लैगिंग पावर फैक्टर। सो लैगिंग पावर फैक्टर लोड। यहां पर हम IL और IS को हम क्या लिखेंगे, यहां पर हमारा IL लिखा जाएगा IL और एंगल -θ2 बोलेंगे इसको। क्यों, क्योंकि ये θ2 क्यों निगेटिव है, लैगिंग है, लैगिंग। और ये करंट कैसे मूव कर रहा है, ऐसे लैग कर रहा है। तो लैग कर रहा है तो VL और IL के बीच में ये हमारा क्या होगा, रेफरेंस वोल्टेज। करंट क्या होगा, लैग कर रहा है, तो लैग कर रहा है इसलिए हमने क्या कर लिया, -I2 ले लिया। फाइन। अगर हम लीडिंग पावर फैक्टर की बात करते हैं, लीडिंग पावर फैक्टर लोड की बात करते हैं, तो लीडिंग पावर फैक्टर लोड का मतलब कि कैपेसिटिव लोड, कैपेसिटिव लोड। और अगर हम कैपेसिटिव लोड की बात करते हैं तो ये हमारा IL और IS को हम कैसे लिखेंगे, दिस इज IL और ये एंगल हमारा हो जाएगा +θ2। देखिए कैपेसिटर एंगल किधर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में एंगल कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव आएगी। यानी कि जब एंगल करंट के आपको पॉजिटिव मिले तो आप सोच लीजिएगा कि ये आपका कैपेसिटिव करंट है, यानी कि लीडिंग करंट है, लीड कर रहा है। और तीसरा कौन सा लोड मिलेगा आपको, थर्ड लोड इज रेजिस्टिव टाइप लोड, रेजिस्टिव लोड, है ना। और यहां पर तो बड़े मजे की बात है, यहाँ θ2 की वैल्यू 0 हो जाती है। कहाँ गया, यहाँ गया, यानी कि यहाँ पर आपका वोल्टेज और करंट की बीच की एंगल क्या हो जाएगी, 0, दोनों सेम फेज में है। तो आप क्या लिखेंगे, IL और IC को हम लिखेंगे IL मैग्नीट्यूड और एंगल कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। तो ये हमारा करंट की बात आ गई। ठीक है, करंट को हमने इस तरीके से डिफाइन कर दिया। फाइन, बात समझ में आ गई। अब हमने यहां तक कर लिया, आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए आप लोग। और अब हम अपने कैलकुलेशन पर चलते हैं, ये आपको मैंने रिकॉल करा दिया। ठीक है, लीडिंग लोड और लैगिंग सब आपको लोड ही बता दिया हमने, और ये आपका यहां बता दिया। अगर आपसे मैं ये कहूं कि इसकी जरा सा मुझे KVL लिख के दिखा दो, तो आप क्या लिखोगे, आप KVL के बारे में क्या लिखोगे, यहाँ पर लिख सकते हो बाय KVL, बाय KVL क्या लिखेंगे आप लिखेंगे ES -V2, है ना, या ऐसे लिखेंगे ES इज इक्वल टू
माइनस सी एस, यहां से चलता हूं मैं, माइनस सी एस प्लस आई एस प्लस माइनस थीटा टू, एंड थीटा टू आपने क्या ले लिया, थीटा टू आपका हो गया लोड पावर फैक्टर एंगल, ठीक है, ये थीटा टू ले लिया आपने। अब उसके बाद आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे आर ई टू एंड प्लस जे टाइम्स आई एस प्लस माइनस थीटा टू एंड दिस इज एक्स ई टू, है ना। उसके बाद ये आपका पॉजिटिव निगेटिव, ये आपका लोड टर्मिनल वोल्टेज आ गया V2 एंड दिस इज इक्वल टू 0, ये आपका वोल्टेज, यानी केवीएल से आपने ये लिख दिया, ठीक है। जब आपने केवीएल से ये लिख दिया तो ES की वैल्यू कितनी मिली, सो ES इज इक्वल टू VS IS प्लस माइनस थीटा टू, और ये अगर आपने कॉमन कर लिया तो ब्रैकेट में क्या मिला, RE2 प्लस XE2, ठीक है। प्रीवियस सेक्शन में अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस सेक्शन में मैंने आपको यह बताया था कि ऑल द क्वांटिटीज आर रेफर्ड टू सेकेंडरी साइड, मैंने ये आपको बताया था कि ऑल द क्वांटिटीज आर रेफर्ड। सो आइए फिर से हम एक बार आपको एक्सप्लेन कर दें। सो ES इज इक्वल टू V2 एंड प्लस IS प्लस माइनस थीटा टू RE2 प्लस J टाइम्स XE2, ठीक है। एक्चुअली बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, और अभी थोड़ी सी बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो रही थी तो इसलिए रुकना पड़ा। नाउ अब हमारे को यहां तक थीटा टू इज इक्वल टू लोड पावर फैक्टर एंगल आपको मिल गई, IS आपका सेकेंडरी करंट या आपका लोड करंट दोनों बराबर है, टर्मिनल वोल्टेज आपको मिल गई। ये आपने नेग्लेक्टिंग मैग्नेटाइजिंग ब्रांच के बाद सेकेंडरी पे साइड सारे क्वांटिटीज को ट्रांसफर कर दिया है आपने, है ना। सो दिस इज इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू, कहां है, रेफर टू सेकेंडरी साइड। और अगर हम इसको लोड साइड भी कहें तो कोई बुराई नहीं है ना, इसको हम लोड साइड भी कह सकते हैं कि रेफर टू लोड साइड, फाइन। आइए नाउ अब थोड़ी और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये लोड पावर थीटा टू लोड पावर फैक्टर एंगल होगी आपकी। अब आइए हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पर एक जनरल एक्सप्रेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। तो जनरल एक्सप्रेशन में आप पूछेंगे कि IS एंगल प्लस थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा कैपेसिटिव लोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपेसिटिव लोड करंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है। IS माइनस थीटा टू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इंडक्टिव लोड करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, याद रहेगा। और तो और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज IL एंगल प्लस थीटा टू एंड दिस कैन बी रिटन एज IL एंगल माइनस थीटा टू, ये भी हम लिख सकते हैं, फाइन, ठीक है। तो हम ये प्लस हमारा कैपेसिटिव लोड करंट को, कैपेसिटिव को, और माइनस एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है आपका किसको, तो लैगिंग करंट को, ठीक है। हम यहां से अब आगे की बात करते हैं, अब हम इसकी बात करते हैं। आइए, इसको तो आपने रेफरेंस ले लिया है ES, और इसको हम क्या ले सकते हैं, V2 एंगल 0 डिग्री, ये हमारा रेफरेंस होगा, यही रेफरेंस होगा हमारा, इसी को हम रेफरेंस ले लेंगे, प्लस I2 या IS ले लिया हमने, ठीक है। क्या लिया आपने, इसको हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा टू प्लस माइनस J साइन थीटा टू। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि सिंस, यहीं पे यहां लिख देता हूं मैं, सिंस I और R एंगल थीटा को हम लिखते हैं, R एंगल थीटा को लिखते हैं R cos थीटा एंड प्लस माइनस J R साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पोलर फॉर्म में आता है R एंगल प्लस माइनस थीटा, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, R एंगल प्लस माइनस थीटा कैन बी रिटन एज R cos थीटा प्लस माइनस J R साइन थीटा। ये हमारा पोलर फॉर्म टू रेक्टेंगुलर फॉर्म, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर से आता है, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको इसलिए नहीं पढ़ाया गया था
कि आप उसको भूल जाएं। कॉम्प्लेक्स नंबर इसी दिन के लिए पढ़ाया गया था कि जब आप फेजर पढ़ेंगे तो वहां पर आप जे ऑपरेटर के तौर पर यानी कि आयोटा के टर्म में आप इसको काम कर सके। जे हमें आप इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे तो ये आयोटा है IOTA, लेकिन जे लिखते हैं क्योंकि हमारे पास आई जो है हमने करंट को दे रखा है कि आई जब भी बात करेंगे तो हम करंट के लिए बात करेंगे, तो आयोटा और आई में करंट में कंफ्यूजन हो जाती, इसलिए इसको जे नाम दे दिया गया, जे ऑपरेटर का नाम दे दिया गया और जे के नाम से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो RE2 plus J times XE2, right? So this can be written as ES V2 angle 0 degree, और इसको क्या लिखेंगे IS RE2 cos theta 2 एंड प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस IS RE2 J sin theta 2 एंड प्लस J IS XE2 cos theta 2 एंड प्लस माइनस J स्क्वायर IS XE2 sin theta 2। ठीक है, हमने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया, आपके इतने आ गए। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, सो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा I2 cos थीटा 2, और ये क्या हो जाएगा जे स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, सो -1 जब लीजिएगा आप, सो दिस इज प्लस माइनस -1 रखेंगे, सो दिस इज IS XE2 sin थीटा 2 मिल जाएगा आपको। ठीक है, और अब आपका इमेजिनरी टर्म्स मिल जाएगा IS XE2 cos थीटा 2 एंड प्लस माइनस J IS RE2 sin थीटा 2, ये आपको इमेजिनरी और रियल पार्ट मिल जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि ES की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, यहां पर दो लॉजिक दी जाती है। पहली लॉजिक, अगर हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इसकी मैग्नीट्यूड लीजिएगा तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। उसके बाद जब आप इस वैल्यू का कैलकुलेट करेंगे, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो इसकी वैल्यू बहुत ही कम आती है, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। एक लॉजिक ये है कि इस वाले पार्ट की वैल्यू कम आती है तो हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, खाली इतने को रख लिया। दूसरी लॉजिक मेरे को ज़्यादा सिंपल लगती है, और वो ये कि अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होते हैं जब रियल पार्ट के बराबर और इमेजिनरी पार्ट के बराबर। रियल पार्ट के बराबर और इमेजिनरी पार्ट के बराबर, तभी हमारे दोनों टर्म्स इक्वल होंगे। ठीक ना, तो आइए थोड़ा सा इसी को देख लो, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, और क्या लिख सकते हैं ES एंड प्लस J0 लाइए, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट नहीं था, इंक्लूड कर दिया। अब आइए V2 एंगल 0 डिग्री प्लस IS RE2 cos थीटा 2 एंड दिस माइनस गेट्स माइनस और प्लस IS XE2 sin थीटा 2, ये हमारा रियल पार्ट आ गया, और प्लस J टाइम्स XE2 cos थीटा 2 एंड प्लस माइनस J IS RE2 sin थीटा 2। ठीक है, तो यूज कर ले कॉम्प्लेक्स नंबर का रूल, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होंगे, बराबर तब होंगे जब रियल पार्ट के बराबर और इमेजिनरी पार्ट के बराबर। ठीक है, तो हम इक्वेटिंग रियल पार्ट सिर्फ लिखते हैं, इक्वेटिंग रियल पार्ट, और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमको अलाउ करता है इक्वेटिंग रियल पार्ट, वी गेट। अब फॉरगेट अबाउट इमेजिनरी पार्ट, आप ले लो यहां से, क्या मिलेगा, ES विल बी इक्वल टू V2 एंगल 0 डिग्री एंड प्लस IS RE2 cos थीटा 2 माइनस प्लस IS XE2 sin थीटा 2। इतने से ही हमारा काम चल जाएगा। इमेजिनरी पार्ट को हम छोड़ सकते हैं, वैसे आप लिखना चाहेंगे तो लिख भी लीजिएगा, दिस इज IS XE2 cos थीटा 2 प्लस माइनस IS RE2 sin थीटा 2, ये आप लिख भी सकते हैं।
ठीक है ना, ये इमेजिनरी पार्ट का है, लेकिन हमारा जो है काम, इससे हमारा काम चल जाएगा, ठीक है, यही हमारे को चाहिए होगा। अब आइए बात करते हैं आगे थोड़ा सा, ये आ गया, ठीक। सो दिस इज फॉर बोथ लीडिंग और लैगिंग के लिए भी। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूं, और ये थोड़ा सा ऐसा कर देता हूं, और ये थोड़ा सा ऐसा कर देता हूं, और इस तरीके से बोर्ड साफ ही कर देता हूं मैं फिर तो, ठीक है। आइए, तो हमारे को जो इक्वेशन मिला वो मिला ES माइनस V2 एंड दैट विल बी इक्वल टू IS RE2 cos थीटा 2 माइनस प्लस IS XE2 sin थीटा 2, ठीक है, ये हमारे को मिल गया। यहीं से हम पर यूनिट को भी डिफाइन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि इंतज़ार का फल जो होता है वो मीठा होता है, मज़ा आएगा आपको। आइए ज़रा हम यहाँ देखें, तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ES माइनस V2 इज इक्वल टू IS RE2 cos थीटा 2 एंड माइनस IS XE2 sin थीटा 2। ये हमारा एक्सप्रेशन किसके लिए आएगा, सो दिस इज फॉर लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है, लोड। फाइन, अब हमारा ये वाला टर्म किसके लिए आएगा, ES माइनस V2 IS RE2 cos थीटा 2 एंड प्लस IS XE2 sin थीटा 2, ये हमारा किसके लिए टर्म आएगा, दिस इज फॉर लैगिंग पावर फैक्टर लोड, लैगिंग पावर फैक्टर लोड। और आइए थोड़ा सा और बढ़ते चले जाइए, यूनिटी पावर फैक्टर के लिए cos थीटा 1 हो जाती है और ये 0 हो जाता है, तो क्या मिलेगा, ES माइनस V2 इज इक्वल टू IS RE2 एंड दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है, और ये हमारा 0 हो जाएगा। ये किसके लिए है, सो दिस इज फॉर यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर लोड, और इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिव लोड, रेजिस्टिव लोड। यहीं से आपका वोल्टेज रेगुलेशन भी डिफाइन हो जाएगा, लेकिन पहले आज जरा सा मैं आपको फेजर डायग्राम दिखाऊंगा, ठीक है। आइए, सो ये आपका इक्वेशन था, और इससे आपने इन तीनों को डिफाइन कर लिया, लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी पावर फैक्टर लोड, तीनों लोड को आपने डिफाइन कर लिया। आइए जरा हम फेजर डायग्राम की बात करें, इसको मैं रब कर देता हूं, ये चला गया रब होने, ठीक है। आइए हम फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, फेजर डायग्राम ऑफ above इक्वेशन फॉर लैगिंग। सबसे पहले लैगिंग की बात करते हैं, लैगिंग पावर फैक्टर लोड, ये आप बात करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लीजिएगा, इसकी एंगल कितनी है, 0 डिग्री है, इसकी एंगल, ये रेफरेंस होता है तो इसकी एंगल हम 0 डिग्री लेते हैं। आइए तो इसको हम रेफरेंस ले ले, सो दिस इज इक्वल टू V2, यानी कि आपका एंगल 0 डिग्री पर आ गया, ये आपका रेफरेंस हो गया। एंगल, करंट आपकी लैग कर रही है तो V2 से, तो आपका करंट क्या होगा लैगिंग पावर फैक्टर में, लैगिंग पावर फैक्टर में आपका जो करंट होगा वो होगा IS और एंगल माइनस थीटा 2, ये होगा। तो आपने क्या किया, आपने एंगल माइनस थीटा 2 क्लॉकवाइज लेंगे, तो आपने यहाँ पर थीटा 2 ले लिया एंड दिस इज IS, इसको आपने IS कह दिया, ठीक है। आइए अब अगर आपको ये सेकंड टर्म, अब आपके पास इक्वेशंस क्या आएंगे, देखिए आपका इक्वेशन कैसे आएगा, इक्वेशन आप लिख दीजिए, किसको प्लॉट कर रहे हैं, ES इज इक्वल टू V2 एंगल 0 डिग्री IS प्लस माइनस थीटा 2 RE2 ले रहे हैं आप, और आप क्या ले रहे हैं IS माइनस थीटा 2, और आप ले रहे हैं JXE2 को ले रहे हैं, ये आपका इक्वेशन है, ये आपने लिख दिया। अब देखिए इस V2 में आपको ऐड करना है, इसको, इस वाले टर्म को ऐड करना है V2 में, तो ये आपका रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस की वोल्टेज है ये, और रेजिस्टेंस की वोल्टेज और करंट क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। ये रेजिस्टिव होगी, रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप है IR, तो ये सेम फेज में रहेगा, यानी कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम, ये वाला वोल्टेज और ये वाला करंट है दोनों सेम फेज में रहेगा, तो IS तो यहाँ पर रह गया, और आपको क्या करना है V2 में ऐड करना है,
तो हम क्या करेंगे, सेम फेज में ले लेंगे, यानी कि एक पैरेलल लाइन खींच लेंगे। ये दोनों पैरेलल लाइन आपको मिल गए और ये क्या मिल गया आपको, I2 RE2 cos थीटा। ठीक है, एंगल नहीं लेंगे, सिर्फ आपको आपने I2 को ले लिया, एंगल आपने ले लिया, यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो I2 नहीं है, ये IS है। IS यानी कि लोड करंट और सेकेंडरी करंट। अब क्वेश्चन आता है ये क्या है, ये इंडक्टेंस की वोल्टेज है, दिस इज द इंडक्टेंस वोल्टेज। और इंडक्टेंस वोल्टेज जो होती है करंट से लीड करती है 90 डिग्री से। तो करंट कहाँ आपका है, IS, तो इससे 90 डिग्री से लीड करेगी। तो यहां से एक लाइन खींचेंगे आप और ये आप मिला देंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू IS XE2 आ गया। ठीक है, ये आपका करंट क्या कर गया, लीड कर गया, दिस इज 90 डिग्री, ये एंगल हो गई 90 डिग्री। ठीक है, V2 भी मिल गया, IS R2 भी मिल गया और आपको IS X2 भी मिल गया, दोनों मिल गया, सब मिल गया आपको। अब क्या होगा, इन तीनों का जो फेजर सम है वो किसके बराबर है, वो हमारा ES के बराबर है। तो दिस इज योर ES। ठीक है, तो ये अगर वोल्टेज, तो ये आपका इंपीडेंस डायग्राम में आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि आप डायरेक्ट इसको इंपीडेंस के टर्म में लिख सकते हैं। ये आपका इंपीडेंस ट्रायंगल हो गया, रेजिस्टेंस रिएक्टेंस बन के मिलके बनता है इंपीडेंस ट्रायंगल, ये आपका इंपीडेंस ट्रायंगल आ गया। ठीक है, और यही से हम सारी कैलकुलेशंस भी कर लेंगे। ये I2 यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींच देंगे, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ हम वोल्टेज पूरे जितने भी पोर्शंस हैं सबको हम रिजॉल्व कर लेंगे, रिजॉल्व करके हम इसको लिख सकते हैं। तो अगर आपका ये IS R2 है तो ये भी आपका IS R2 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस ES की वैल्यू को। फाइन, तो अभी कैलकुलेशन में बाद में आपको सिखाऊंगा, इसी डायग्राम से कैलकुलेशन सीखेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको ड्रॉ करना सिखा दे रहा हूं। राइट, सेकंड, अगर हम बात करते हैं यूनिटी पावर फैक्टर की, तो आप कैसे ड्रॉ कीजिएगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये वाली एंगल कितनी होगी, ये एंगल, ये वाली यहां से यहां तक की एंगल, तो आप क्या बोलेंगे, ये वाली एंगल कितनी होगी, दिस एंगल। चलिए, ये एंगल भी थीटा 2 आएगी, लेकिन अब इसकी कैलकुलेशन मैं बाद में सिखाऊंगा, तब आपको बताऊंगा उस वक्त थीटा 2 कैसे आएगी, पूरी कैलकुलेशन सारा सिखाऊंगा मैं। आइए जरा सा हम आगे बात करते हैं, यानी कि अगर यूनिटी पावर फैक्टर लोड ले लें, यूनिटी पावर फैक्टर, तब क्या होगा, दिस इज यूनिटी पावर फैक्टर लोड। तो यूनिटी पावर फैक्टर लीजिएगा आप, तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो आपकी 0 डिग्री हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, ES इज इक्वल टू V2 एंड प्लस IS RE2, इतनी ही आएगी आपके पास, बाकी आपका टर्म ये 0 हो जाएगा। ठीक है, फाइन। जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारे को हम क्या लिखेंगे, ये हमारा V2 आ गया। ठीक है, सो वोल्टेज और करंट दोनों क्या होंगे, सेम फेज में। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, आपके लिए मैं एक्सटेंड कर दे रहा हूं मैं। IS यानी कि ये एंगल अगर 0 डिग्री होगी तो ये 0 डिग्री आ गई, तो IS क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा एंड प्लस J टाइम्स IS XE2 की बात आ जाएगी। ठीक है, हम प्रीवियस वाला छोड़ दीजिए, हम यहां से आपको ड्रॉ कर देते हैं, यानी कि थीटा 2 इक्वल टू 0 डिग्री, और ये वो हमारा E2 माइनस V2 का एक्सप्रेशन आया था जो लास्ट में मैंने आपको दिखाया था पावर फैक्टर लोड के लिए। तो यहाँ पर मिला आपको ES इज इक्वल टू V2 एंड प्लस थीटा इक्वल टू 0 कर दिया, तो IS R2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, IS इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसका फेजर डायग्राम लेना है, यानी कि अब यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू V2 और ये आपका क्या हो जाएगा IS, ये दोनों सेम फेज में होंगे। इसमें क्या ऐड करना है, तो RE2 ऐड करना है, तो आप कर दीजिए RE2 ऐड, ये आपका RE2 ऐड हो गया, ये आ गया V2 यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक V2 और यहाँ से IS R2। ये है J, यानी कि इंडक्टर की वोल्टेज, इंडक्टर की वोल्टेज लीड करती है किससे, करंट से, तो IS से 90 डिग्री से लीड कर गई, तो ये क्या आ गया IX2। तो अब इन दोनों को मिला दीजिएगा तो ये क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू योर ES। फाइन, ठीक है, ये आपका यूनिटी पावर फैक्टर आ गया। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारा बेस हो गया, ये हाइट हो गया, हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगा के अब वोल्टेज रिजोल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ES की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। 90 डिग्री होगी, दिस एंगल इज 90 डिग्री। राइट,
आइए इनकी भी बात पूरी हो गई। अब अगर हम लीडिंग पावर फैक्टर की तरफ बात करते हैं, लीडिंग पावर फैक्टर की, इस सब की हम कैलकुलेशन भी आपको सिखाएंगे, लेकिन पहले हम इसको ड्रॉ करना सिखा दें। लीडिंग पावर फैक्टर की बात करेंगे तो E2, और लीडिंग पावर फैक्टर में आपके पास एंगल क्या होगा, I2, और इसकी एंगल पॉजिटिव θ2 होगा, यानी कि आपका करंट जो होगा वो यहाँ से θ2 एंगल पर लीड करेगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, पॉजिटिव θ2 आएगा। तो अब सेकेंड टर्म आपको ये ऐड करना है, तो अब इसके पैरेलल में आप ऐड करेंगे रेजिस्टेंस की वोल्टेज को, तो ये कितना होगा, IS RE2, ठीक है। और उसके बाद IS से, ये आपका IS है, सॉरी ये IS, तो इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दीजिए आप, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या लेना है, इस पॉइंट से 90 डिग्री, तो यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर लेना है, यानी कि आपका इंडक्टर का वोल्टेज जो कि इस IS से 90 डिग्री से लीड करेगा, सो दिस विल बी इक्वल टू IS x E2 हो गया, ठीक है। V2 भी आ गया, IS RE2 भी आ गया, और IS XE2 भी आ गया 90 डिग्री एंगल के साथ। इनका फेजर सम क्या होगा, सो दिस विल बी इक्वल टू फेजर सम, और ये आप इसको यहाँ पे अटैच कर दीजिए, तो ये क्या आपको मिल जाएगा, ये आपको ES मिल जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन आपको सिखाई जाएगी, तो वहां से हम जब कैलकुलेशन सिखाएंगे आपको, तब आपको बाकी सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। ये एंगल θ2, तो ये भी एंगल आपका θ2 हो जाएगा, इसको हम रिजॉल्व कर लेंगे लेटर ऑन, ठीक है। तो ये आपका हमने कंप्लीट आपको डिफरेंट लोड्स के लिए इक्विवेलेंट सर्किट अगर रेफर की कर दी गई है सेकेंडरी साइड पर, तो ये आपके फेजर डायग्राम होंगे, और इस फेजर डायग्राम से आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वन बाय वन आपको मैं सिखाऊंगा, इसकी बारीकी तक, इसके एक एक छोटी छोटी पॉइंट तक आपको लेकर जाऊंगा, और फिर बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट होता है और कैसे एक्सप्रेशंस आते हैं। और वन थिंग कीप इन माइंड, ये मैं आपको अपना 20 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि रटने की कोशिश कम से कम कीजिए, रटने की तभी कोशिश करनी चाहिए जब मेरे को एग्जाम में बैठना हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग, कि ट्राई टू नो द थिंग्स कि कैसे काम कर रहा है, कैसे हो रहा है, आखिर एक्चुअली हो क्या रहा है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो क्यों मूव कर रहा है, अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो क्यों एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। यानी कि हमें वी शुड ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन। अगर पंखा आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्या किया जाए कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगे, दिस इज द थिंग। यानी कि हमें अगर हाउ, वाई और व्हेन, हाउ, वाई और व्हेन, अगर ये तीन चीजें अगर हमने हर कदम पर इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, तो हमारे कंसेप्ट जो होंगे वो पानी की तरह साफ होंगे। गंदा वाला नाली के पानी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, साफ वाले पानी की बात कर रहा हूं मैं, पानी की तरह क्रिस्टल क्लियर होगा, राइट। ओके, थैंक यू। तो फिर मिलता हूं मैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।